मरकजी हुकूमत ने दफ़ा 370 तोड़ा, 35A को ख़त्म किया और इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। बड़े अफसोस की बात है, सबसे बड़ी बात दुख है कि अगर रियासत में असम्बली होती, अगर इस यू आता है SPO का मामला बहुत देरीना है जी। ये जो PHE बिजली, इसके अंदर जो ये कंट्रैक्चुअल लोग हैं, जो ये मुलाजिम लगे हुए हैं, जिनको 6-6 हज़ार रुपया, 6,000 तो आज एक मजदूर। जम्मू न्यूज़ सर्विस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि बेरोज़गारी जो है वो जम्मू कश्मीर में एक अहम मुद्दा बन गया है। यहाँ पे दो किस्म के लोग हैं, जिन्होंने एक वो नौजवान जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की, बहुत वो घरों में बैठे हैं, वो रोज़गार की तलाश में हैं, और दूसरे नंबर पे वो लोग हैं जो मुख्तलिफ महकमों में आर्जी मुलाजमीन के तौर पर काम करते हैं, जैसे कैजुअल लेबर हैं, सीजनल वर्कर हैं, रहबरे खेल है, SPOs हैं, रहबरे तालीम है, और दूसरे जो हैं वर्कर जो हैं। जहाँ तक बात की जाए 370 दफ़ा जो जब टूटा था जम्मू कश्मीर में, एक इन नौजवानों में, इन आर्जी मुलाजमीन और इन जो नौजवान घर बैठे, इनमें थोड़ी सी एक किरण आई थी। एक ऐसा लगा था इनको कि ये जो है इनका मसला जो है अब हल होने वाला है। अब UT जब बनी है, इसका जो सेंटर से इसका कंट्रोल रहेगा, अब इनके बारे में कुछ ना कुछ सोचा जाएगा। लेकिन तकरीबन आलमोस्ट इस बात को 18-19 या तकरीबन दो साल होने को है, अभी तक जो है इस मसले पे कोई बात नहीं हुई है। नौजवान वही रोडों पे है, सड़कों पे है, और आर्जी मुलाजमीन जिनको बार बार एक दिलासा दिलाया जाता है, कभी एक मिनिस्टर से, कभी दूसरे मिनिस्टर से, कभी वो कहते हैं BJP वाले, जहाँ तक हम बात कर रहे हैं BJP पार्टीज़ की, वो उनको पहले कहते थे कि 2014 में कि हमारी सरकार लाओ, हम आपका मसला हल करेंगे। उसके बाद 2000 दूसरा इलेक्शन जब वो जीते, तब भी यही उनका मैनिफेस्टो रहा। अब जो है DDC इलेक्शन जो है, उनमें भी यही मैनिफेस्टो था कि अगर हम अगर DDC इलेक्शन यहाँ पे बाहरी अक्सरियत से जम्मू कश्मीर में जीत जाएंगे, तो हम सबसे पहला मसला जो है हमारा डेली विजर का होगा। हमारा पहला मसला जो है यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जो है, इसको एम्प्लॉयमेंट देंगे, रोज़गार देंगे उनको। इसी मसले पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अब्दुल क़य्यूम नाइक, जो कि एक सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और मुख्तलिफ तंजीमों के रियासती सरपरस्त हैं। सबसे पहले सर, हम स्वागत करते हैं आपको अपने चैनल में। शुक्रिया आपका बहुत बहुत कि आपके चैनल से जो आपने याद किया, शुक्रिया आपका। सर, क्या कहना चाहते हैं इस बेरोज़गारी के बारे में, क्योंकि एक अहम मसला बन गया है, एक अहम मुद्दा बन गया है। क्योंकि जहाँ तक बात की जाए हमारी इस UT में, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी बाकी रियासतों में है, और यहाँ पे जो इंसार होता है यूथ का, सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी पे होता है, यानी सरकारी मुलाजमत पे होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या कहना चाहते हो इस पर? महबूब साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई है आपने आज वो मसला उठाया है जो आज की मेजॉरिटी तलबा जो हैं और नौजवान जो है उनके साथ वाबस्ता है। और ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारा रियासती नहीं बल्कि हिंदुस्तान भर का जितना भी यूथ है वो इस वक्त अपने आप से, मैं अभी आज ही देख रहा था, खुदकशी कर रहे हैं। आज सुबह ही मैं देख रहा था एक नौजवान ने खुदकशी की है इसलिए कि रोज़गार न मिलने की वजह से। सवाल एक है कि जो हमारी रियासती हालत है, पहले तो पूरे हिंदुस्तान में है, मुझे लगता है कि करोड़ों में तादाद जो है बेरोज़गार हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। हमारी मरकज़ी हुकूमत जब आई थी, इन्होंने बहुत से मुद्दे लाए थे, और उस मुद्दे में एक चीज़, दो चीज़ें इनकी अहम मुझे लगी थी, वो बड़ी थी, 3 चीज़ें। एक तो इन्होंने कहा था कि हम हर घर को 15 लाख रुपए देंगे। दूसरा कहा था इन्होंने कि हम हर घर में मुलाजमत जो है वो लगाएंगे, मुलाजमत देंगे जो भी गरीब लोग होंगे। और तीसरा कहा था इन्होंने ये जो कीमतें जो हैं, महंगाई जो है, इस पर रोक लगाएंगे। बहुत से इनके मुद्दे थे, 22 मुद्दे थे, लेकिन उसमें ये 3 मुद्दे जो मुझे महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुल्क और रियासत के नौजवान जो है वो बड़ा परेशान हो चुका है। तो जहाँ तक सवाल है हिंदुस्तान के अंदर भी और हमारी रियासत के अंदर भी, हमारी रियासत जो यहाँ रियासत थी, जब तक ये रियासत थी, ये बड़ी खुशहाल रियासत थी। अल्लाह ताला ने इस रियासत को बड़े कुदरती वसाइल और हुस्नो खूबसूरती से माला माल किया हुआ है। और वो माला माल जो किया हुआ है हमारी रियासत को, उसमें एक मामला ये भी था कि हमारी रियासत जो है, बाकी हिंदुस्तान में तकरीबन हर स्टेट में घूमा हूँ, हिंदुस्तान की बहुत सी रियासतों से हमारी रियासत जो बहुत खुशहाल थी, हर मामले में खुशहाल थी। तरक्की थी, रोज़गार था,
नौजवान खुश था। यहाँ हर किस्म के वसाइल जो है हमारे नौजवानों को मौजूद थे। लेकिन बदनसीबी है, जब से मरकज़ी हुकूमत ने दफ़ा 370 तोड़ा, 35A को ख़त्म किया और इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम इस रियासत को सोने की चिड़िया बनाएंगे, बजाय चिड़िया बनने के जो इसका पहले एक खूबसूरत स्ट्रक्चर था, खूबसूरत शक्ल थी, बेहतरीन हुस्न जमाल से आरास्ता थी, वो सारी जो है छन गई है। और नौजवान खुसूसी तौर पर जो है रियासत का जो है इस वक्त बेरोज़गारी के मामले में इंतहाई परेशान है। मैं देख रहा था मेरे गांव में, मैं एक अंदाज़ा कर रहा था, एक दिन 7 PhD हैं और मेरे डिस्ट्रिक्ट में 300 गांव हैं। और अगर हम 7 PhD को 7 ये 21,000 जो है ये जो बनेंगे, हमारे सिर्फ PhD जो हैं यहाँ पर बनेंगे, कहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर 2100 सिर्फ PhD बनेंगे। और उसके बाद आप देखिए ये BSc BA MA हैं जी। और बहुत से इस वक्त हमारा नौजवान जो है बड़ा परेशान हो चुका है, ना उसको रोज़गार मिला है, ना उसको कोई ये तजारत का कोई सिलसिला हुआ, ना कोई डेवलपमेंटल स्कीम आई जिसमें उसको कोई फैक्ट्रियाँ होती बड़ी बड़ी, उन फैक्ट्रियों में ही सही वो काम करता तो अपनी ज़िंदगी के कुछ अवकाश दिए। इसलिए हमें बड़ा अफसोस है। नाइक साहब, जहाँ पे बात की जाए तरक्की की, तरक्की में सबसे जो अहम मसला आता है, एक पिलर आता है रोज़गार का। हम बात करेंगे नौजवानों की। नौजवान तो चलो कोई बिज़नेस कर सकते हैं, लेकिन आर्जी मुलाजमीन जो हैं मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे हैं, ना ही वो बिज़नेस कर रहे हैं। वहाँ पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है, उनकी सुबह अंगूठा लगाना पड़ता है, जैसा भी चल रहा था 2 साल से। वो क्या करेंगे? वो उनको अगर 6750 रुपये मिलती है, 6000 मिलती है, वो भी 6 महीने के बाद मिलती है। तकरीबन उनको 7-8 महीने हो गए, वो भी नहीं मिली। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उनके बारे में ये तो बड़े अफसोस की बात है। सबसे बड़ी बात दुख है कि अगर रियासत में असम्बली होती, अगर इस यूटी में असम्बली होती, असम्बली में ये सारे मसाइल जो है डिस्कस किए जाते हैं, प्लान दिया जाता है, स्कीम बनाई जाती है, फिर उन लोगों को एडजस्ट किया जाता है जो भी एक मतलब 50,000 या 20,000 जो अनएम्प्लॉयड ना ये मुलाजिम लगे हुए हैं, जिसमें मुझे बड़ा दुख आता है। SPO का मामला बहुत देरीना है जी। ये जो PHE बिजली, इसके अंदर जो ये कंट्रैक्चुअल लोग हैं, जो ये मुलाजिम लगे हुए हैं, जिनको 6-6 हज़ार रुपया, 6,000 तो आज एक मज़दूर जो है, मैं देखता हूँ जब दिल्ली या बम्बे के शहरों में देखूँगा, एक जो अच्छा होटल वाला जो है उसका जो मज़दूर जो है वो 6,000 दिन का कमाता है, इसको 6,000 महीने का है। तो इस तरह से ये मुलाजिम हुए। इसी तरह आंगनवाड़ी वर्कर जो है पिछले 20 साल से तरस रहे हैं। और यही नहीं, आंगनवाड़ी नहीं, बल्कि आप देखिए हमारे ये स्पोर्ट्स के हैं, फिजिकल टीचर्स जो हैं, जिनको रहबरे खेल बनाया था, रहबरे खेल तरस रहा है। और आप ये देखिए कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स, कोई लेक्चरर लगाए थे, बहुत सी चीज़ें जो थे वो हमारी सारा यूथ जो है वो परेशान में है। उसके लिए मेरी यही एक गुजारिश जो है, मुझे जो लगता है इस तरह तब तो ये मामला हल नहीं होगा। ये उनका बड़ापन है जो 6,000 या 4,000 पर काम कर रहे हैं। रहबरे खेल को तो कुछ मिला ही नहीं, और बहुत से डिपार्टमेंट उनको कुछ मिला ही नहीं है, लेकिन ये फिर भी उनका बड़ापन है कि वो काम कर रहे हैं। इसके लिए हमारी रियासती, हमारी यूटी की जो असम्बली होती वो काम करती, वो मसाइल वहाँ पर पहुँचते, और वहाँ पर होने के बाद फिर इन मामलों पर देखा जाता। इसके लिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से खुसूसी तौर पर हमारा जो डिफेंस ना हो, ये फाइनेंस मिनिस्टर है, उससे गुजारिश करूँगा कि जो ये हमारे लाखों लोग, ऐसा ना हो, ये सुन लीजिए हमारी इस वक्त जो सुन रहे हैं, ऐसा ना हो ये नौजवान जो है जितना भी ये छोटी छोटी सी तनख्वाह के लिए जुड़ा हुआ है, डिपार्टमेंटों में लगे हुए हैं, कहीं बिजली है, कहीं पानी वाले हैं, कहीं स्पोर्ट्स वाले हैं, कहीं आंगनवाड़ी वाले हैं, कहीं ये दूसरे जो कंट्रैक्चुअल टीचर हैं, ऐसा ना हो कि इन बेचारे एक दिन मजबूर हो जाएं, ये भी उस गन कल्चर में जाकर शरीक होना हो जाए, ऐसा ना हो कभी। इसलिए मेरी अपील यही रहेगी पूरी हिंदुस्तान की, और हमारी रियासती खासकर हमारी DC साहिबान जो हैं, हमारे डिविजनल कमिश्नर साहिबान जो हैं, हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी, जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं इन डिपार्टमेंटों के, उनसे और खुसूसी तौर पर LG साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश रहेगी कि वो अवलीन फुर्सत में इन तमाम बेरोज़गारों को, ये छोटे छोटे जो मुलाजिम लगे हुए हैं, छोटे छोटे जो डेली वेज पर
डेली बेस के ऊपर लगे हैं, इनके लिए खुसूसी तौर पर स्टेप उठाया जाए और ख़ासकर फाइनेंस मिनिस्टर हुकूमत हिंद जो है उसको एक बहुत बड़ा पैकेज देना चाहिए, ताकि इनकी ये जो देरीना मसाइल जो हैं, देरीना मांग जो है, देरीना परेशानी जो है, इनके घरों में एक एक घर में एक एक आदमी के पीछे एक एक घर में 10-10 आदमी हैं। अगर 10 आदमी उस 6,000 पर चल रहे हैं, आप ये देखिए अगर हमारा 1 लाख लोग हैं या 2 लाख मुलाजिम हमारी स्टेट के हैं जो ये कंट्रैक्चुअल या ये इस तरह लगे हुए हैं, तो इसके पीछे देखिए 10 करोड़ लोग जो हैं सिर्फ इन्हीं के पीछे लगे हुए हैं। और इसी रोजगार नाइक साहब, एक दूसरी बात है, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना जम्मू कश्मीर में। जो लगे हैं तो उनके बारे में गवर्नमेंट जो है रोज़ बरोज़ बयानबाजी करती है, उनका मसला हल हो या ना हो वो दूसरी बात है, लेकिन इस बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए हमारी इस यूटी में उनको क्या करना चाहिए ताकि पढ़े लिखे लोग हैं वो एडजस्ट हो जाएं किसी भी फील्ड में? एक तो सबसे पहली बात है कि हमारी स्टेट में अभी भी करप्शन के बहुत से वो जरासीम जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। जब तक हमारी स्टेट में करप्शन ख़त्म नहीं होगी तब तक डिज़र्विंग लोग जो हैं वो आगे नहीं आएंगे। सबसे बड़ी बात है, मैं हैरान हूँ, एक पोस्ट निकलती है चपरासी की और एक वो कहते हैं एक अनार 100 बीमार, एक अनार है 100 बीमार है, और एक पोस्ट निकलती है 1,000 दरख्वास्त देता है। और पिछले दिनों मैंने सुना था 500 पोस्टें निकली हैं और पता नहीं कितने हज़ार नहीं बल्कि कितने लाखों ने दरख्वास्तें दे दी चपरासी के लिए। और मैं हैरान हुआ, डर गया, मुझे कल सुना रहे थे कुछ लोग PhD जो है वो चपरासी के लिए। ये एक शर्म है, ये मुल्क की तौहीन है, ये उस डिग्री की तौहीन है, ये उस यूनिवर्सिटी की तौहीन है जिस यूनिवर्सिटी ने एक बच्चे को जिसने 20 साल 25 साल अपनी ज़िंदगी के ज़ाया कर दिए और ज़ाया करने के बाद और उसको चपरासी के लिए दरख्वास्त देते, ये तो प्राइम मिनिस्टर की तौहीन है, ये तो होम मिनिस्टर, सब लोगों की तौहीन है। ये तो एक बेइज्जती है कि हमारा PhD जो है स्कॉलर जिसने सारी ज़िंदगी अपने दिमाग दौड़ाया है और वो दरख्वास्त दे रहा है चपरासी के लिए और वो दे रहा है डेली वेजर के लिए, ये शर्म की बात है। इसके लिए मेरी याद है, मुझे एक बार याद है फारूक साहब की हुकूमत थी, मैंने इनको एक सवाल किया था, जिस तरह हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, मेरा एक जो इसमें सिलसिला है, अभी मैं देख रहा हूँ बहुत से हज़ारों जो नौजवान हमारे, हज़ारों भी नहीं, ये जो टेक्निकल ट्रेनिंग करके, ये जो इंजीनियरिंग ट्रेनिंग करके आए, जो जिस घर में है बेकार था, कहा उसको वजीफा दे, उसको ट्रेनिंग करवा दी। अब ट्रेनिंग करके वो आया घर में, वो पागल हो गया है, बजाय उसके वो BA करता है, MSc करता, PhD करता, उस पागल हो गया। मेरी एक राय है, जब तक के यहाँ पर एक स्पेशल पॉलिसी नहीं बनाई जाए कि जो हमारा नौजवान यूथ जो है, देखिए PhD का मकाम है यूनिवर्सिटी में लगना, PhD का मकाम है, पहले तो यूनिवर्सिटी में लगना चाहिए था और यूनिवर्सिटी से आके कॉलेज में जाना चाहिए, कॉलेज से आगे +2 में जाना चाहिए था। +2 के बजाय टीचर भी उसको कोई नहीं लगा रहा और वो डेली वेजर या वो दरख्वास्त चपरासी की दे रहा। ये तो शैम है, ये तो हुकूमत जम्मू कश्मीर और हुकूमत हिंद के लिए शैम है कि वो एक PhD वाले को वो कोई उसके रोज़गार नहीं दे सके। ये एक बड़ी दुख की बात। इसके लिए मेरा यही है विजन कि गवर्नमेंट को स्पेशल पैकेज करके यहाँ के जो पढ़े लिखे हैं, कम से कम मेरिट के ऊपर, जो PhD हैं, जो MA MSc हैं, जो आगे हैं, उसके बाद जो छोटे लोग हैं उनको मेरिट के ऊपर सेलेक्ट किया जाए और जहाँ जहाँ इनकी जगह ज़रूरत है वहाँ जाया जाए। उसके लिए एक राय है मेरी, जो आपने सवाल किया है कि इनका जब तक बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं लगाई जाएंगी, जब तक इन बच्चों को बाहर के फॉरेन कंट्रीज़ में नहीं भेजा जाएगा। अब बहुत से मुल्कों में तो हमारे PhD की ज़रूरत है, MSc वाले की ज़रूरत है, उधर भेजते नहीं गवर्नमेंट ने, उधर भी पाबंदी की जाएगी। जब तक इनके लिए रोज़गार ऐसे वसाइल नहीं ढूंढे जाएँ क्या, तब तक तो ये तो एक दिन वक्त आ जाएगा, ये सारा नौजवान जो है ये गन कल्चर उठाएगा, गन उठाकर ये चलेगा और ये और तबाही अपनी भी करेगा और रियासत की करेगा, मुल्क की करेगा। इसलिए इसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब को, फाइनेंस मिनिस्टर को खुसूसी तौर पर, उसको जब वो फाइनेंस वो बनाती है अपना बजट, उसने क्या दिया यूथ को। हमारा पूरा हिंदुस्तान का यूथ रो रहा है, चिल्ला रहा है, परेशान है, मुसीबत से है। एक माँ बाप ने मजदूरी करके बुरी हालत से मेहनत कर करके एक एक तिक्का इकट्ठे करके उस बच्चे को पढ़ाया और आज वो दर दर और गली गली की ठोकरें खा रहा है। ये अफसोस की बात है, ये हमारे मुल्क की लिए भी